नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा आपको पता है इन दिनों सत्यहिंदी.com पर भी आता है। सत्यहिंदी.com एक ऐसी मुहिम है जिसको आप लोगों के समर्थन की आवश्यकता है। बहुत समर्थन और सहयोग मिल रहा है, लेकिन और मिल सकता है और दे सकते हैं। उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर जाएं, आप पता चल जाएगा कैसे सहयोग कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी भी बजाते चलें। अब शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज का आलोक अड्डा हम बात करेंगे राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ने एक और इंटरव्यू ले लिया है। पहले उन्होंने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का इंटरव्यू किया था। आज उन्होंने नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी का इंटरव्यू ले लिया है। इंटरव्यू के अंदर क्या बातें हैं उन पर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स हो रहे हैं, लेकिन मैं इसमें समझना ये चाहता हूं कि राहुल गांधी एक राजनेता के तौर पे ये इंटरव्यू करके क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या उनको ये वास्तव में हासिल हो जाएगा जो वो सोच रहे हैं। इस पे बात करने के लिए तीन मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे हमारे साथ हैं, सीएसडीएस के प्रोफेसर हैं, राजनीति के अच्छे जानकार हैं और बहुत पुराने पत्रकार हैं। यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आप सब जानते हैं, चुनाव विज्ञानी हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, आजकल दुबई में हैं, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सत्यहिंदी.com के फाउंडर और एडिटर आशुतोष हमारे साथ हैं, जो पत्रकारिता राजनीति दोनों में अपना हाथ आजमा चुके हैं। ये भी कहते हैं कि हाथ जला चुके हैं दोनों जगह। अब क्या कर रहे हैं ये हम उनसे पूछते हैं। लेकिन आशुतोष, मैं अब आपसे ही शुरू करता हूँ क्योंकि आप ये बताइए कि राहुल गांधी, जैसे आप पत्रकारिता से राजनीति में गए और उसके बाद आपको वहां मजा नहीं आया कह लीजिए, या मैं हाथ जलाया कह लीजिए, राहुल गांधी क्यों बार बार ये पत्रकारों के डोमेन में हाथ डाल रहे हैं? इससे वो क्या हासिल करेंगे? प्रश्न ये है। वो जो बात कर रहे हैं उससे तत्व क्या हासिल होगा ये अलग बात है, लेकिन एक राजनेता के तौर पर राहुल गांधी को क्या हासिल होगा? देखिए आलोक जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस पूरे चीजों को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इस देश के अंदर एक अच्छी शुरुआत की है। अच्छी शुरुआत इस लिहाज से क्योंकि देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बन गया, एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जिनमें आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप सिर्फ एक विचारधारा के समर्थक हो सकते हैं। अगर आप दूसरे विचारधारा के समर्थक हैं तो आप देश के दुश्मन हैं, आप देशद्रोही हैं और आप आतंकवादी हैं, आप पाकिस्तान परस्त हैं। ये सारी तोहमतें आपके ऊपर लगा दी जाती हैं और ये अच्छे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन में ये बातें मानी नहीं जा सकती। ये उस मुल्क के साथ है जहां पे शंकराचार्य को जब अपने अद्वैत को स्थापित करना था तो उनको मंडन मिश्र के पास जाना पड़ा और उन्होंने कहना पड़ा कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। और जब उन्होंने मंडन मिश्र को अपने शास्त्रार्थ में हटा दिया तो उनकी पत्नी ने उनको चुनौती दी कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहती हूँ। तो शास्त्रार्थ के देश के अंदर अगर आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाए तो ये बड़ा संकट का विषय है। बौद्धिक संकट का भी विषय है और सांस्कृतिक संकट का विषय है और सभ्यता जनक संकट का भी विषय है। मेरा कहना यह है कि राहुल गांधी अगर दुनिया के बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के लोग रघुरामन राजन और अभिजीत बनर्जी जैसे लोगों के साथ अगर वो बातचीत करते हैं और कोरोना के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास करते हैं तो इसका स्वागत करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रघुरामन राजन कौन सी चीज है, लेकिन मैं बता दूं कि 2008 का जो अंतर्राष्ट्रीय मंदी का दौर था, 2005 में सबसे पहले रघुरामन राजन ने उसको प्रेडिक्ट किया था और तब पूरी दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन रघुरामन राजन का जब 2008 में हो गया तो दुनिया ने उनका लोहा माना। मेरा कहना है कि अगर इस देश के अंदर नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बनर्जी की प्रतिभा का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, अमर्त्य सेन की प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर सकते और रघुरामन राजन जैसे लोगों की प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर सकते देश की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, तो देश का दुर्भाग्य है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर कर रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है लेकिन मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। जी ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत से लोगों को आपत्ति हो सकती है। वो आपत्ति जिनको जिस वजह से हो रही है वो अलग अलग उसके बिंदु हो सकते हैं। मैं उस पर दरअसल डिबेट अलग से कर सकता हूँ, लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन यहाँ मैं चर्चा ये करना चाह रहा हूँ कि राजनेता के तौर पर राहुल गांधी इस एक्सरसाइज से हासिल क्या करने चाह रहे हैं। और मैं यशवंत के पास चलता हूँ। यशवंत कम्युनिकेशन का काम करते भी रहे हैं और कम्युनिकेशन के ऑब्जर्वर भी हैं। ये आमतौर पर टेलीविजन चैनलों में जब जाते हैं मेहमान की हैसियत से, ये देखते हैं कहाँ क्या चल रहा है, पॉलिटिशियन क्या बात कर रहे हैं, एंकर कैसे व्यवहार कर रहे हैं। आशुतोष ने कहा कन्वर्सेशन का काम खत्म हो गया है, कन्वर्सेशन की संस्कृति एक तरह से खत्म हो रही है।
हम नए तरीके के कन्वर्सेशन पिछले दिनों में बहुत देख चुके हैं। हमने अक्षय कुमार को इंटरव्यू करते हुए देखा, हमने प्रसून जोशी को इंटरव्यू करते हुए देखा, हम टेलीविजन चैनलों पर यह संस्कृति लगातार देख रहे हैं जहां एंकर 10 लोगों को बुलाता है और पूरे समय खुद ही बोलता रहता है। ऐसे में क्या कन्वर्सेशन वास्तव में खत्म हो गया है? और अगर वो खत्म हो गया तो क्या राहुल गांधी ये करके उस कन्वर्सेशन की संस्कृति को वापस लाना चाह रहे हैं, या वो अपनी राजनीति को किसी प्रकार एक संजीवनी बूटी देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आलोक जी, मैं पूरी तरह से एक्चुअली मैं सहमत भी हूँ आपकी बात से भी और आशु की बात से भी है। और इसमें दरअसल अगर इसको मुझे समझाना हो तो शायद मैं अपना और आशुतोष का ही एग्जांपल सबसे ज्यादा देना चाहूंगा। 20 साल पहले जब आज तक शुरू हुआ, तब उस समय पहले आज तक के चुनाव में हम और आशुतोष साथ में थे। आशुतोष एंकर थे, मैं सिफोलॉजिस्ट था, बगल में बैठते थे, और एक पत्रकार की हैसियत से हम लोग की दोस्ती एक की बातचीत हमारी अलग, एक पत्रकार के नाते आपस में बातचीत अलग, एक पत्रकार और सिफोलॉजिस्ट के नाते बातचीत अलग। फिर उसके बाद में आशुतोष जब राजनीति में गए तो आशुतोष टेबल के उधर से जो सवाल इधर से बैठ के पूछते थे, अपने नेता की तरह सवाल पूछते थे। क्यों हम लोगों के जो रिश्ते रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग, और मित्रता हमारी अपनी जगह पे है, लेकिन कभी भी कन्वर्सेशन हमारा तब भी बंद नहीं, चाहे टेबल के इधर रहे, उधर रहे हो, बगल में बैठे हो या सामने बैठे हो। तो कन्वर्सेशन ये तो हमारे किसी भी लोकतांत्रिक उसका एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए, हमेशा ही रहा है, होना भी चाहिए। इसके लिए राहुल गांधी जी को कोई गलत कहे तो मैं उससे हाथ जोड़ूंगा कि नहीं, आप इसमें कुछ गलती इस तरीके से नहीं निकाल सकते। हाँ, आप अगर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के नाते आप मुझसे पूछेंगे कि इससे राहुल गांधी हासिल क्या करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक नेता हैं और वो नेतागिरी ही हासिल करना चाहते हैं। अंग्रेजी में एक टर्म है रिफ्लेक्टेड ग्लोरी का, तो ठीक है, उनको अगर अपने इस तरीके के इंटरव्यू करने से उनको लगता है कि उनकी राजनीतिक ग्रेविटी में इजाफा होगा, तो वो उस तरीके से उसको हासिल करना है। एक जगह मुझे ये जरूर लगता है कि ये मान लेना कि प्रोफेसर बनर्जी से जो नोबेल प्राइज विनर हैं, उनसे केवल राहुल गांधी ही बात कर रहे हैं, क्या हमको पता है कि नरेंद्र मोदी उनसे बात नहीं कर रहा है? मतलब मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि जो जिससे बात कर रहा है कर रहा होगा, ये मान लेना कि राहुल जी वहां बात कर रहे हैं या मोदी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा, जैसे मैं राहुल जी को लेके जजमेंटल नहीं हो सकता, उसी तरीके से शायद मैं नरेंद्र मोदी को लेके जजमेंटल उस लिहाज से नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री भी अपने तरीके से 10 लोगों से बात करते होंगे, निर्णय लेते होंगे, और ये ठीक है कि उनकी राजनीति की अपनी जो तरीका है उसमें क्रेडिट स्वयं लेने का हो सकता है, एक उनका तरीका है जो लोगों को अखरता है, हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री भी शायद बात करते होंगे, करनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो जो अक्षय कुमार वाला इंटरव्यू था, अगर वो हंसी का पात्र है तो ये इंटरव्यू भी बहुत सारे लोगों को हंसी का पात्र लगेगा, उस तरीके से कि क्या हम चाहते हैं उस इंटरव्यू से, हम निकाल के क्या लाना चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं। कन्वर्सेशन सारे होने चाहिए, एज लॉन्ग एज उसमें से कुछ कंटेंट अच्छा ऐसा निकल के आया आलोक जी जिससे देश का कुछ भला हो। अगर भला होता है तो उस कन्वर्सेशन का हमेशा स्वागत होना चाहिए। हाँ, तो जो आपने कहा उस बात को मैं अब आगे बढ़ाता हूँ, अभय जी के पास चलते हैं। अभय दुबे जी, आपने तो क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन का काम आपने खूब किया है, लंबे समय तक किताबें भी लिखी, पत्रकारिता भी की, और अभी टेलीविजन पे आप खूब दिखते हैं। जो इंटरव्यू राहुल गांधी कर रहे हैं, ये इंटरव्यू ज्ञान प्राप्ति के लिए है, इस देश को ज्ञान देने के लिए है, इस सरकार को ज्ञान देने के लिए है, या ये जैसा यशवंत ने एक टर्म इस्तेमाल किया रिफ्लेक्टेड ग्लोरी, क्या ये दिखाने के लिए है कि मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ, राय मशवरा कर रहा हूँ, सलाह कर रहा हूँ, और क्या इससे राजनीति में उन्हें कुछ हासिल होने वाला है? आलोक जी, मैं इस पूरे प्रकरण को जो नई परिस्थिति है उसके आलोक में देखता हूँ। नई परिस्थिति यह है कि कोरोना की वजह से जो राजनीति है उसका द्वार पूरी तरीके से सब लोगों के लिए बंद हो गया। केवल 2 तरह के लोगों के लिए राजनीति का द्वार खुला हुआ है। नंबर 1, वो लोग जो सत्ता में है क्योंकि वो कोरोना के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास कार्यक्रम है, उनके पास नीतियां हैं, उनके पास संसाधन है, केवल उनके लिए खुला हुआ है, या विशेषज्ञों के लिए खुला हुआ है। वो विशेषज्ञ जो कि डॉक्टर हैं या अन्य किस्म के विशेषज्ञ हैं, वो टीवी पर आते हैं, अखबार में छपते हैं, उनकी ही बात लोग सुनते हैं ध्यान से। खासतौर से जो लोग विपक्ष के नेता हैं, उनके लिए राजनीति और राजनीतिक संवाद का द्वार पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब तो यही स्थिति है। अब सवाल यह है कि जो विपक्ष में है वो इस द्वार को कैसे खोले,
उस द्वार के ऊपर तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, या उस द्वार पर विभिन्न मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, विभिन्न पार्टियों के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। विपक्ष का नेता इस द्वार को कैसे खोलेगा? उसकी बात कोई सुनेगा नहीं, उसकी बात को कोई गंभीरता से लेगा नहीं। इसलिए विशेषज्ञों के जरिए, अब ये दो विशेषज्ञ ऐसे हैं जिनका राहुल गांधी ने चुनाव किया है, रघुराम राजन और बनर्जी, प्रोफेसर बनर्जी, ये दोनों भारत सरकार के जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है उसके लिए जाने जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी इनके साथ साक्षात्कार ले रहे हैं और उन साक्षात्कार के जरिए सरकार के ऊपर एक दबाव पैदा हो रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो दुर्गति है उस दुर्गति से निकालने के लिए सरकार क्या काम कर रही है, क्या उसे करना चाहिए, क्या वो नहीं कर पा रही है, और उसमें राहुल गांधी अपनी भूमिका सामने लाना चाहते हैं। तो दोनों ही बातें, यशवंत जी ने कहा रिफ्लेक्टेड ग्लोरी है, वो भी बात सही है, और जो आशुतोष जी ने कहा है कि वो एक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का क्षय हो गया है, वो भी बात सही है। लेकिन ये इस मौजूदा विशिष्ट परिस्थिति की देन है। मैं कहूंगा राहुल गांधी की एक ऐसी युक्ति है जिसका हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए कि दो ऐसे व्यक्तियों से बात कर रहे हैं जिनकी बात के अंदर दम है, जिनकी बात का आप यूं ही खंडन नहीं कर सकते कि वो गद्दार है या वो देशभक्त नहीं है या वो सरकार के पक्ष में नहीं खड़े हुए। आज की स्थिति है, टीवी पर या अखबार में कहीं भी आप किसी भी बात की, लॉकडाउन से संबंधित किसी भी नीति की आलोचना करें, फौरन टीवी का एंकर आपसे पूछता है कि भाई आप सरकार के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? ये तो मौका आलोचना करने का नहीं है, ये मौका तो सरकार के पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाने का मौका है। एक शब्द आप आलोचना का कहिए, केवल ये भी कहिए कि भाई आलोचना हम निंदा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो इसलिए आलोचना कर रहे हैं ताकि सरकार, अगर कोई पक्ष छूट गया है तो वो उसकी निगाह में आ जाए। लॉकडाउन यानी घरबंदी की नीति की आलोचना करना इस वक्त लगभग असंभव हो गया है। ऐसी स्थिति है, और ये केवल भारत में ही नहीं, ये सारी दुनिया में स्थिति ही है। तो ऐसी स्थिति में कि अगर कोई व्यक्ति दो बहुत ही महत्वपूर्ण जाने माने विशेषज्ञों के जरिए सरकार और नीति निर्माताओं का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा है, तो ये एक बेहतरीन युक्ति है और इसको हमें ध्यान से देखना चाहिए। एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर देखना चाहिए इसके क्या नतीजे निकलेंगे। तो ये आपने सवाल पूछा कि इसके क्या नतीजे निकलेंगे, ये हमें देखना चाहिए। लेकिन मैं अब आपसे एक कल्पना करने को कह रहा हूँ कि आपकी नजर में क्या नतीजे निकलेंगे? आपको क्या उम्मीद है कि इससे कोई नतीजे निकलेंगे? सरकार की तरफ से आपको उम्मीद है कि वो सुनेगी, जो दरवाजा खटखटाया जा रहा है उसे खोलेगी? और क्या पब्लिक को ये इसी रूप में दिख रहा है जैसे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी विद्वानों को लेकर आए हैं और उनके साथ सरकार की नींद खोलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पब्लिक को क्या दिख रहा है ये जानने की मेरे पास कोई तरीका नहीं। मैं नहीं जानता कि जनता क्या समझ रही है। मेरा मानना है कि जनता का मीडिया के जरिए सरकार के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। सरकार जो कहती है या सरकार के समर्थक विद्वान या विशेषज्ञ या मीडिया के एंकर जो कहते हैं वो जनता तक अच्छी तरह पहुंच रहा है और जनता उससे अच्छी तरीके से समझ रही है। इतना मेरे सामने समझ है। जहां तक सवाल होता है राहुल गांधी, मैं कहूंगा जिस मुकाम पे उन्होंने ये गतिविधि शुरू की है उस मुकाम को देखना चाहिए। ये मुकाम है लॉकडाउन के खुलने का। यानी लॉकडाउन को जनता ने दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन को और सबसे कड़े लॉकडाउन को, यूरोपीय लॉकडाउन से भी भारत का लॉकडाउन कड़ा हो सकता है, कामयाब कर दिया है भारत की जनता ने। कैसे भी कामयाब किया हो, किसी के भी प्रभाव में कामयाब किया हो, लेकिन ये लॉकडाउन कुछ एक मामूली अपवादों के अलावा पूरी तरीके से कामयाब है। लेकिन अब गेंद पूरी तरीके से सरकार के पाले में है। सरकार को 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर इस लॉकडाउन को पूरी तरह खोल देना है, वरना गरीब मजदूर से लेकर खुद सरकार तक का कबाड़ा हो जाएगा। सरकार की आमदनी में भी हजारों करोड़ रुपए की गिरावट आई है। जो दारू के ठेके खुले हैं वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। देखिए, इस मुकाम पर सरकार इस लॉकडाउन को खोलने जा रही है जबकि संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, जबकि मौतों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। मुझे पूरा यकीन है और मेरे दोनों साथी और आप मेरी बात से सहमत होंगे, अभी कम से कम जून के मध्य तक ये संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती रहेगी। यानी इस बढ़ती हुई संख्या के बावजूद सरकार लॉकडाउन खोलने की तरफ जा रही है। इसका मतलब है सरकार की मजबूरी है, उसको लॉकडाउन खोलना ही है। ऐसे मौके पर राहुल गांधी का ये हस्तक्षेप बहुत ही रणनीतिक हस्तक्षेप है। सरकार उन तमाम आवाजों को सुनने के लिए मजबूर है, भले उसे सार्वजनिक रूप से वो स्वीकार करे या ना करे। मैं जो बोलूंगा, यशवंत जी बोलेंगे, आप बोलेंगे, आशुतोष जी बोलेंगे, राहुल गांधी बोलेंगे, प्रोफेसर बनर्जी बोलेंगे या रघुराम राजन बोलेंगे, अमर्त्य सेन बोलेंगे, कोई बोलेंगे,
सरकार भले ही स्वीकार न करे, लेकिन सरकार की सारी आवाजों को सुनने के लिए मजबूर है, क्योंकि सरकार के गले में घंटी बनी हुई है। सरकार को लॉकडाउन खोलना है, एक तरफ लॉकडाउन खोलना है क्योंकि अर्थव्यवस्था को उबारना है, जो बहुत मुश्किल काम है। दूसरी तरफ संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ने जा रही है, उसी के साथ मौतों की भी संख्या बढ़ने जा रही है। सरकार का जो स्वास्थ्य संबंधी बंदोबस्त है, हम जानते हैं बहुत कमजोर, उसमें थोड़ा बहुत उसने इजाफा पिछले दिनों किया है, लेकिन वो भी बहुत ही लड़खड़ाते हुए किया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार अपने आप को कोने में खड़ा हुआ पा रही है, और जो ब्राउनी पॉइंट्स, यानी जो लाभ जनता के बीच में, जो लोकप्रियता इस सरकार और नरेंद्र मोदी को लॉकडाउन के दौरान मिली है, अगर लॉकडाउन कामयाबी के साथ नहीं खुला या कुछ बड़ी दुर्घटनाएं हो गई या कुछ बुरी खबर आ गई, तो उस लोकप्रियता की ऊपर भी सवालिया निशान लग सकता है। इसीलिए सरकार हर चीज सुनने के लिए मजबूर है, चाहे वो कोई बोले। ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार सब कुछ सुनने के लिए मजबूर है, भले वो दिखाए या न दिखाए, लेकिन वो लोगों की बातें ध्यान से सुन रही है। ऐसा लगा जब अभिजीत बनर्जी भी भारत आए थे तो प्रधानमंत्री से मिले, और उसके बाद उन्होंने उन दोनों की तरफ से जो बयान आए थे उससे ऐसा लगा दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत हुई, गर्मजोशी के साथ बातचीत हुई है। लेकिन आशुतोष, ये एक सरकार पर दबाव बनाना, विशेषज्ञों को लाना, लेकिन इससे क्या वास्तव में सरकार पर कोई दबाव बन रहा है? और क्या राहुल गांधी की राजनीति, मैं फिर बार बार घूम के वहीं आ रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी को करनी है राजनीति, अगर वो राजनीति नहीं कर रहे हैं तो वो जो कुछ कर रहे हैं वो सब निरर्थक है मेरी राय में। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पद पे जाने के बाद वहां से रिट्रीट किया है आपने, और अगर आप वहां से पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर कोई लाभ नहीं है। फिर उनकी पार्टी को कोई नया नेता चुनना चाहिए और उसके साथ ये सारी राजनीति करनी चाहिए। लेकिन अगर वो राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति में इस एक्टिविटी का क्या रणनीतिक महत्व है, क्या जनता की नजर से देखें आप, क्योंकि पत्रकार वाला हैट लगाइए और वहां से बताइए, वो देखकर अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कह देना अलग बात है, तारीफ कर देने में कोई बुराई नहीं है, कन्वर्सेशन होना चाहिए, संवाद होने चाहिए। लेकिन स्ट्रैटेजिक जिसको कह रहे हैं, ये स्ट्रैटेजिक मूव है, क्या ये स्ट्रैटेजिक मूव उनके समर्थन में जाएगा, हक में जाएगा, या ये भी बड़ी बुरी तरह बैकफायर कर सकता है, जैसा नरेंद्र मोदी के खिलाफ होने वाला कोई भी मूव पिछले कई वर्षों में बैकफायर करता रहा है? देखिए आलोक जी, पहली बात तो अभय जी की मैं इस राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये मजबूरी में सुनने के लिए सुना जा रहा है। नरेंद्र मोदी जो इस देश के राजनीतिज्ञ हैं वो कोई चीज मजबूरी में नहीं सुनते हैं, उनका हर मूव पॉलिटिकल होता है। उनको मालूम है कि ये बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि बहुत बड़ा संकट है और अगर इसमें नुकसान ज्यादा हो सकता है, इसलिए वो एक ऐसा तंत्र खड़ा कर रहे हैं जिसमें ये लगे कि वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस को देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, लेकिन दुबे जी ने, देखिए आज तो माफ कीजिएगा मैं बहुत मुश्किल से बीच में रोकता हूँ, लेकिन जो दुबे जी कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सुनने का ये दिखा रहे हैं कि वो सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं वो दिखाएं नहीं, हो सकता है वो बिल्कुल न दिखाएं, लेकिन जिस परिस्थिति में वो फंसे हुए हैं वो इस समय मजबूर हैं कि हर आदमी की बात उन्हें सुननी पड़ेगी। वो हो सकता है ये कतई नहीं, मैं इसी में मेरा फर्क है। मैं कह रहा हूं कि मजबूर नहीं है वो, बिल्कुल मजबूर नहीं है। वो अंततः करेंगे वही जो वो चाहते हैं और वही करेंगे जो उनको समझ में आएगा। लेकिन वो एक फसाड जरूर क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें वो लोगों से कह सके, अगर कल फेल होते हैं कि देखो मैंने तो सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सलाह मशवरा करके ये फैसला किया था, तो आप मुझे अकेले क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे। ये उनकी राजनीति का हिस्सा। जहां तक राहुल गांधी का प्रश्न है, राहुल गांधी के बारे में मेरा अपना ये मानना है कि उनको लोग बहुत अंडर इवेल्युएट करते हैं। राहुल गांधी ने जो बातचीत का सिलसिला शुरू किया है वो एक तरीके से उनके प्रतिरोध करने का, रेजिस्टेंस करने का एक सवाल भी है। वो रेजिस्टेंस उनका देश की सरकार के साथ, जो उनके साथ कंसल्टेशन नहीं करती है, वो कॉन्फिडेंस नहीं लेती है। ये रेजिस्टेंस उनका देश के मीडिया के साथ भी है, जो उनका मजाक उड़ाने में का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। ये रेजिस्टेंस देश के उन तमाम इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी है जो राहुल गांधी को हर पल जो है वो खारिज करने की मुद्रा में रहते हैं। ये रेजिस्टेंस राहुल गांधी का अपने स्तर पे बहुत ही सांकेतिक है। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट, मेरा कहना है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि भले ही रघुरामन राजन की राजनीतिक शैली को या उनकी विद्वता को या आलोचनात्मकता को देश की सरकार पसंद न करे, लेकिन रघुरामन राजन के साथ अगर हम कंसल्टेशन देश की सरकार नहीं कर रही है
या अभिजीत बनर्जी के साथ नहीं करेगी, तो देश का दुर्भाग्य है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और अभिजीत शायद इस बात को बेहतर तरीके से समझेंगे कि जब 1917 के अंदर लेनिन, जब रूसी क्रांति हुई, तो उसके बाद लेनिन के सामने सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर यह था कि इलेक्ट्रिफिकेशन यूरोप का कैसे, सोवियत यूनियन का कैसे किया जाए। जब उनको पता चला तो पता चला कि एक ऐसा इंजीनियर है, लेकिन वो इंजीनियर कम्युनिस्ट नहीं था, बल्कि वो हार्डकोर जारशाही का था। तो लोगों ने कहा कि लेनिन कामरेड इसको कैसे ला सकते हैं। लेनिन ने कहा कि अगर वो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करेगा तो सोवियत यूनियन के लिए करेगा, मेरे लिए तो करेगा नहीं। तो अगर वो जारशाही से है या फिर वो कम्युनिस्ट, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेट हिम कंट्री। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी को रघुरामन राजन से बात करनी चाहिए, अभिजीत बनर्जी से बात करनी चाहिए कि ये लोग जो बातचीत करेंगे वो भारत के लिए बात करेंगे, वो अमेरिका के लिए बात नहीं करेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम विचारधाराओं के इस दौर में ऐसे मोड़ पर खड़े हो गए हैं जहां या तो हम उनके साथ या उनके खिलाफ है, और लोकतंत्र का इसमें कोई मतलब नहीं। जी, ये आप ठीक करें। एक बात आपने अच्छी कही कि किसी भी तरह से विचार का आदमी हो उसका सहयोग लेना चाहिए, लेकिन क्या ये चीज इसी तरह देखी जा रही, मेरा प्रश्न ये है। और यशवंत, अब मैं छोटा छोटा एक जवाब आप लोगों से लेके खत्म करना चाहूंगा, वक्त जा रहा है, लेकिन क्या पब्लिक इसको ऐसे देख रही है कि ये विद्वान लोग हैं और इन विद्वानों की राय सुनी जानी चाहिए? मैंने अनेक लोगों से बात की रघुराम राजन के इंटरव्यू के बाद, मैंने तो एक वीडियो भी बनाया कि राहुल गांधी को रघुराम राजन से इंटरव्यू करने की क्या जरूरत थी। उन लोगों का कहना है ये तो कांग्रेसी इकोनॉमिस्ट है, ये तो मोदी विरोधी है और इसलिए इससे बात की जा रही है। यही बात अभिजीत बनर्जी के बारे में कही जा सकती है। हो सकता है आगे दो और विद्वान ऐसे, अभी मैं नाम बता देता हूँ, अरविंद सुब्रमण्यम पूर्व सलाहकार इसी सरकार के थे, उनके बारे में यही कहा जा सकता है। उर्जित पटेल नरेंद्र मोदी के चुने हुए आरबीआई गवर्नर थे, उनका भी इंटरव्यू कर लाइए, उनके बारे में भी यही कहा जा सकता है, तो मोदी से नाराज होकर गए हैं। प्रश्न ये है कि किसी भी एक्सरसाइज का कोई आदमी क्या गंभीरता से संज्ञान ले रहा है, जिसे कहते हैं कॉग्निजेंस ले रहा है? यशवंत जी। आलोक जी, आप ये सवाल पूछ रहे थे तो मैंने अपने आप से खुद से ये सवाल पूछा कि क्या मैंने ये इंटरव्यू देखा राहुल गांधी ने जो लिया? जवाब था नहीं। मैं खुद से सवाल पूछ रहा था कि मैंने क्यों नहीं देखा और मैं क्या देखना चाहूंगा। अब मैं निहायत ही एक दर्शक की हैसियत से आपसे कह रहा हूँ ये बात। मैं क्यों चाहूंगा कि राहुल गांधी इंटरव्यू ले रहे हैं रघुराम राजन का या प्रोफेसर बनर्जी का, तो मैं उनके बहुत अच्छे इंटरव्यू बहुत ज्यादा जानकार लोग बहुत बढ़िया लगातार देते रहते हैं और मैं पढ़ता रहता हूँ। राहुल गांधी उनका इंटरव्यू लेंगे तो ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा कि मैं उनके लिए वो उनका इंटरव्यू देखूं? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने नहीं देखा है और मेरे देखने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, अगर राहुल गांधी 10 मिनट का इंटरव्यू भूपेश बघेल का ले रहे होते और वो उनसे पूछते कि कौन सी ऐसी 3 बातें आपने की हैं जो आपको लगता है देश के बाकी मुख्यमंत्रियों को फॉलो करनी चाहिए, और बाकी मुख्यमंत्रियों में से किसी की भी ऐसी 3 बातें आपको क्या अच्छी लगी जो आपको लगता है छत्तीसगढ़ में आपको फॉलो करनी चाहिए, यकीन मानिए मैं बैठ के 10 मिनट नहीं, मैं 1 घंटा वो इंटरव्यू देखूंगा। ठीक है, तो आपने तो एक नया आइडिया दे दिया, आपने अगला आइडिया दे दिया राहुल गांधी को। और उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में बता रहे होते या उनसे जान रहे होते क्या बेहतर किया जा सकता है। सवाल ये हम किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और किससे हम सीखना और जानना चाहते हैं। राहुल गांधी अगर कांग्रेस के भूतपूर्व प्रेसिडेंट और आने वाले प्रेसिडेंट किसी भी लिहाज से अगर ये बातें अपने ही मुख्यमंत्रियों को सेलिब्रेट करते हुए उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनकी सक्सेसफुल पॉलिसीज के बारे में देश को बता रहे होते और दूसरे मुख्यमंत्रियों से अच्छी चीजें सीख करके अपने मुख्यमंत्रियों को अगर सूचना दे रहे होते कि देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बड़ा जबरदस्त एक काम किया कि उन्होंने जिस दिन महामारी की ये समस्या वाला पता लगा उस दिन 3 महीने की सैलरी सारे स्वास्थ्य कर्मियों को एडवांस में दे दी। जी, तो ये ठीक है। आपका कहने का मतलब है कि वो राजनीति के दायरे में, राजनीतिक कर्म के दायरे में चर्चा कर रहे होते हैं जिसमें से सीखने को या आपको सीखने को कुछ मिलता। तो ये बहुत लोगों ने कहा कि हाँ, रघुराम राजन का इंटरव्यू तो बहुत से लोग, बहुत बड़े अच्छे पत्रकार उनका बड़ा अच्छा इंटरव्यू कर सकते थे। आशुतोष कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उन पर मैं अंत में जाऊंगा। अभय जी, ये जो बात कही अभी यशवंत ने, और ये मुझे इंटरेस्टिंग बात लग रही है, आप राजनीतिक कर्म के दायरे में जहां आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन का काम, जैसे मैंने फिर बार बार कह रहा हूं कि वो उनका काम पॉलिटिक्स करना है, वो पॉलिटिक्स करते हुए दिखेंगे तभी तो वो पॉलिटिशियन होंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो पत्रकार दूसरों की जीवनी या जैसे बायोग्राफी टाइप के लेख लिखता है, मैं एक कॉलम लिखता था चर्चित चेहरे नाम का, मुझे एक मेरे मित्र ने कहा ये लिखते रहोगे तुम्हारी पहचान कभी नहीं बनेगी,
क्योंकि यहां तुम दूसरों के बारे में लिख रहे हो। जब तुम अपने विचार लिखोगे तब तुम्हारी पहचान होगी। तुम दूसरे का परिचय देते रहोगे, तुम्हारी पहचान नहीं बनेगी। क्या पॉलिटिक्स में ये बात बिल्कुल ऐसे ही लागू नहीं होती है? नहीं आलोक जी, इस तरह लागू नहीं होती है। ये बिल्कुल एक नई परिभाषा है कि पॉलिटिशियन का काम लगातार पॉलिटिक्स करते रहना है या केवल राजनीति की चर्चा करते रहना है। और अगर वो कुछ करेगा तो वो एक तरह से वो अपने कर्तव्यों से च्युत होगा और एक अवैध किस्म की कार्रवाई करेगा। आप पहले जाइए, जवाहरलाल नेहरू या केवल हमेशा राजनीति की चर्चा करते रहते थे? क्या वो विद्वानों के साथ कोई चर्चा नहीं करते थे? राम मनोहर लोहिया क्या करते थे? नहीं, लेकिन क्या वो मुख्य रूप से वही करते हुए दिखते थे? प्रश्न ये है, क्या वो मुख्य रूप से वही करते थे? क्या राहुल गांधी कुछ और करते हुए दिख रहे हैं आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति, अगर कोई राजनीति ऐसा कोई काम जो सीधे सीधे सत्ताधारियों से, मुख्यमंत्रियों से या मंत्रियों से या अफसरों से या चुनावी राजनीति से संबंधित नहीं करता है, तो हम लोग उसे उसके प्रति गैर हमदर्दी का रवैया अपनाएं, ये उचित नहीं है। मेरा निवेदन ये है कि असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा ये है कि हमारे आलोचनात्मक विवेक को क्या हुआ। एक पत्रकार के तौर पर, एक सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर, एक समीक्षक के तौर पर, साहित्यकार के तौर पर हमने क्या अपना आलोचनात्मक विवेक उठाकर ताक पर रख दिया है? हर चीज का हम लोगों ने सरकारीकरण कर दिया है। मुख्यमंत्री क्या करेगा? जिसने शपथ ले ली है संविधान की, बस वही हमारा नायक है। इसके अलावा कुछ भी करना, कुछ भी देखना, किसी और जरिए सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में प्रवेश करना हम लोगों को क्यों अखरता है? आखिरकार हो क्या गया है? हमारा आलोचनात्मक क्या घास चरने चला गया है? ये है असली मुद्दा। इस मुद्दे को हमें समझना चाहिए। ये बहुत, देखिए, पहली बार भारत की राजनीति में और नागरिक जीवन में एक नई प्रवृत्ति पैदा हुई है कि तमाम सारे मीडिया समीक्षक, एंकर और पत्रकार विपक्ष के पीछे सुपारी लिए घूम रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं था। एक पत्रकार के तौर पर मेरा प्रशिक्षण सरकार के आलोचक के तौर पर हुआ है, कोई भी सरकार हो। जी, लेकिन आज मैं, माफ कीजिएगा अभय जी, अब रोकना पड़ेगा क्योंकि समय बिल्कुल जा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल आपने पर्टिनेंट बात की कि हम पत्रकार के तौर पर सरकार की आलोचना जैसे ही करते हैं वैसे ही हमला होने लगता है, एक पूरी सेना टूट पड़ती है। आशुतोष, आपका कंक्लूडिंग कमेंट। नहीं, ये जो लोग कूद पड़ते हैं, दरअसल ये अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, और ये संपादक से पदों पर पहुंच गए हैं और उनको भविष्य ने या मौका मिल गया है टीवी चैनल पर आकर कुछ भी बहस करने का। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की कोई भी क्रांति उन्हीं लोगों के द्वारा हुई है जो बेहद पढ़े लिखे लोग थे। लेनिन बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। लेनिन को छोटे मोटे आदमी नहीं, जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने देश के अंदर लोकतांत्रिक क्रांति की है या लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की है, आप उनका भारत एक खोज पढ़ लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप चमत्कृत रह जाएंगे। या जो उन्होंने दिनकर की जो किताब है कि भारतीय संस्कृत के 4 अध्याय, जिसका उन्होंने प्राकथन लिखा है, आप पढ़ के चमत्कृत रह जाएंगे। आप महात्मा गांधी जो 1909 में जो उन्होंने हिंदू स्वराज नामक पुस्तक लिखी है, आप उसको पढ़ के आपको लगेगा कि क्या दृष्टि, क्या पढ़े लिखे आदमी थे। और यहां तक मैं तो सावरकर के बारे में कहता हूं, सावरकर इतने बड़े हिंदुत्व के नेता इसलिए बने क्योंकि सावरकर ने 1857 की लड़ाई का पूरा बिल्कुल एक वैकल्पिक इतिहास लिख दिया लोगों के सामने। और तो आज की तारीख की दिक्कत क्या है कि इस देश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। इस देश का टीवी टेलीविजन चैनल ऐसे लोगों के हाथ में जिनका पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग संपादक और एंकर बन के जिनका पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब कोई आदमी कहीं कोई बातचीत करता है तो लोगों को लगता है ये क्या बात कर रहा है। मैं थोड़ी भी बात कर रहा हूं आलोक, लेकिन हकीकत आज की तारीख में ये है, मुझे लगता है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि हम अभिजीत बैनर्जी, अमर्त्य सेन, रघुरमन राजन की आलोचनात्मक दृष्टि का भी फायदा देश के लिए नहीं ले पा रहे हैं और उनको कह देते हैं ये तो कांग्रेसी है। समय बिल्कुल खत्म हो गया आशुतोष, इसलिए मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ रहा है। आप हालांकि बात आगे करना चाह रहे थे कुछ, लेकिन ये बात सही है कि जिन लोगों के बारे में हमें, और कोई कांग्रेसी हो, कोई भारतीय जनता पार्टी का हो, कोई कम्युनिस्ट हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आज की तारीख में देश को आवश्यकता है उस जानकारी की, उस ज्ञान की जो उस व्यक्ति के पास है, तो उसे हासिल किया जाना चाहिए। ये माओ की कहावत है, बहुत मशहूर किस्सा सुनाया जाता है माओ के बारे में कि रुपए पैसे के बारे में बात हुई, ब्लैक मनी व्हाइट मनी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि बिल्ली काली है या सफेद, जब तक कि वो चूहे पकड़ती है।
तो चूहा पकड़ना इस वक्त जरूरत है। इस वक्त जरूरत है इकोनॉमी को कोरोना के संकट से मुक्ति दिलाने की, और उसमें जो जानकार हैं उनका सहयोग लिया जाना चाहिए, दुनिया में कोने कोने से ढूंढ के लाए जाने चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। राहुल गांधी क्या इसके बहाने अपनी राजनीति चला रहे हैं? क्या राहुल गांधी इस राजनीति को चलाने में सफल होंगे? ये एक सवाल है जिसका जवाब अभी हमारे सामने आना बाकी है। लेकिन जैसा अभय दुबे जी ने कहा कि अगर ये स्ट्रैटेजी के तौर पे भी कर रहे हैं कि वो तमाम तरह के विद्वानों को लाकर उनसे बात करके, हो सकता है कल को हम हेल्थ के सेक्टर के किसी विद्वान से उनको ये बात करते देखें, तो इस पर ऐतराज तो नहीं होना चाहिए। इस बात पे सवाल जरूर उठ सकते हैं कि राहुल गांधी इस बहाने हासिल क्या करना चाहते हैं, लेकिन उस नियत पे सवाल अपनी जगह उठाते रहिए। लेकिन जो इन बातों के अंदर जो तत्व निकल के आ रहा है, उस तत्व का लाभ अगर हम देश के लिए उठा सकेंगे तो ये सबके लिए लाभदायक होगा, जो सरकार में है उनके लिए भी और जो सरकार में नहीं है उनके लिए भी। आज यहीं इजाजत दीजिए, और एक आग्रह अंत में और करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें, और अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए। लॉकडाउन रिलैक्स हुआ है, कुछ जगह खुल रहा है, लेकिन यही वो वक्त है जब आपको सावधानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और किसी जरूरतमंद की मदद करने का कोई मौका आपके सामने आता है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, लोगों की मदद करने में पीछे मत हटिए। धन्यवाद, नमस्कार।